Academy. Here I am, Deepika Jain, standing in front of you as your business studies educator. How's you all? कैसे हैं आप सब लोग? I hope all you are fit and fine. सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे. बिजनेस स्टडीज के बारे में हमने पढ़ा था. बिजनेस स्टडीज क्या होती है, यानी कि व्यावसायिक अध्ययन क्या होता है. व्यावसायिक अध्ययन में हम किस तरीके से व्यवसाय को कर सकते हैं, व्यवसाय के क्या क्या संगठन के स्वरूप होते हैं, ये सब चीजें हमने पढ़ी. प्रीवियस वीडियो में हमने किस चीज के लिए पढ़ाई की थी? प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे व्यावसायिक सेवाएं क्या क्या होती हैं या व्यावसायिक सेवाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं. ये सब चीजें हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी. चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज का, व्यावसायिक सेवाएं. व्यावसायिक सेवाओं के प्रकारों के बारे में आपने पढ़ा. हमने बहुत सारी व्यावसायिक सेवाएं प्रीवियसली पढ़ी थी. तो सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन. आज लास्ट क्लास है व्यावसायिक सेवाओं की, इसीलिए एक बार वापस से आपको समझा दूं. व्यावसायिक सेवाएं क्या होती हैं? वे सेवाएं जिन्हें अलग से पहचाना जा सकता है और जो मूर्त होती हैं, जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हैं, जो किसी वस्तु अथवा सेवा की बिक्री से जुड़ी हुई नहीं होती हैं. सेवाओं का मतलब बहुत क्लियरली मैंने आपको बताया था जब हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि सेवाएं वो क्रियाएं होती हैं जो अमूर्त होती हैं और जो किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हैं, जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता है, उन्हें हम सेवाएं कहते हैं. जबकि इसकी विपरीत वस्तु क्या था? वस्तु एक ऐसा तत्व है जो भौतिक रूप से अस्तित्व में होता है, जो मूर्त होता है, जिसे देखा या छुआ जा सकता है, जिसकी बिक्री की जा सकती है, जिसका अपना क्या होता था? भौतिक अस्तित्व होता था. उसको हमने वस्तुओं में डाला था. और जिसकी भौतिक अस्तित्व नहीं होता है उसको हमने सेवाएं माना था. फिर आपने सेवाओं के प्रकार पढ़े. कौन कौन से प्रकार पढ़े? व्यावसायिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और व्यक्तिगत सेवाएं. व्यावसायिक सेवाएं वो सेवाएं जो किसी व्यापार के संचालन से संबंधित होती हैं, यानी जिन क्रियाओं के बिना, जिन सेवाओं के बिना किसी व्यवसाय का व्यापार नहीं किया जा सकता, उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन नहीं किया जा सकता, ऐसी सेवाओं को व्यावसायिक सेवाएं कहा जाता है. सामाजिक सेवाएं ऐसी सेवाएं जो समाज कल्याण के लिए की जाती हैं, समाज के हित के लिए की जाती हैं, उन्हें सामाजिक सेवाएं कहा गया था. ये सेवाएं कौन करते हैं? एनजीओ यानी गैर लाभकारी संगठन, सहकारी संस्थाएं जो समाज के गरीब व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं. व्यक्तिगत सेवाएं जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होती थी, उन्हें हमने व्यक्तिगत सेवाएं कहा. हमारा जो चैप्टर है, जो विषय है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो अभी क्या है? व्यावसायिक सेवाएं. तो व्यावसायिक सेवाएं क्या होती हैं या व्यावसायिक सेवाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो व्यावसायिक सेवाएं वे सेवाएं जिन्हें व्यावसायिक उद्यम अपने कार्य संचालन में प्रयुक्त करते हैं. व्यावसायिक सेवाएं कौन सी सेवाएं होती हैं? व्यावसायिक सेवाएं वो सेवाएं होती हैं जिन्हें कौन संचालित कर रहा है? जो किसी व्यवसाय को संचालित करने के लिए आवश्यक होती हैं. मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको बैंकिंग, बीमा, संप्रेषण, ये सारी सेवाओं के बारे में बताया था कि बीमा क्या होता है, बीमा कितने प्रकार का होता है, जीवन बीमा, अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा में क्या अंतर होता है, ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जाना था. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा. हमने बैंकिंग के कंसेप्ट्स पढ़े. बैंक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं. बैंकिंग का एक नया कंसेप्ट हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ई बैंकिंग. तो आज एक ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी व्यावसायिक सेवाएं भंडारण, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोरेज.
या गोडाउन। बहुत पॉपुलर वर्ड है। हम कई बार मार्केट जाते हैं और किसी शॉपकीपर से नहीं कहते हैं कि ये वैरायटी चाहिए या इसका एक पीस और मिलेगा क्या, तो आपको क्यों नहीं कहता मैम मेरी शॉप पे तो अवेलेबल नहीं है, मैं गोडाउन से मंगवा के देता हूँ, 5 मिनट वेट करिए। तो गोडाउन क्या होता है? गोदाम, भंडार गृह। तो भंडारण की भी अपनी सेवाएं होती हैं। तो व्यावसायिक सेवाएं क्या है? जो किसी व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक होती हैं, ऐसी सेवाओं को हम व्यावसायिक सेवाएं कहते हैं। यानी किसी वस्तु का क्रय विक्रय करना नहीं, क्रय विक्रय से संबंधित जो सेवाएं होती हैं, यानी किसी व्यापार को चलाना है तो हम बैंक की फैसिलिटीज लें, हमने हमारे माल का, हमारी जो संपत्तियां हैं उनका बीमा करवाया। क्रय विक्रय करने के लिए कम्युनिकेशन, संप्रेषण, तो ये सारी सेवाएं कौन सी होती हैं? व्यावसायिक सेवाएं। तो आज की जो व्यावसायिक सेवा है जिस पर ये पूरा वीडियो वेस्ट है, यानी आज हम पूरी क्लास में जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो कौन सा टॉपिक है आपके लिए? भंडारण। भंडारण क्या होता है? हम भंडारण क्यों करते हैं? तो भंडारण हमारे आर्थिक विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। भंडारण सदा ही आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम कितनी भी वस्तुओं का निर्माण करें, जब तक उनको रखने के लिए आपके पास एक प्रॉपर जगह नहीं होगी, एक स्थायी स्थान नहीं होगा जहां पर आप निर्मित माल को रख रहे हैं, तब तक उस माल की सुरक्षा के संबंध में आप कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत छोटा सा उदाहरण है भंडारण का। आप सबने अपने घरों में अपनी मम्मी को, अपनी दादी को साल भर के राशन को ना अपने घर के एक कमरे के अंदर रखा हुआ देखा होगा। वो लोग क्या करते हैं? समय समय पर उस राशन को संभालते हैं। जिस जगह पे उसको रखा गया ना, उस जगह को नीट और क्लीन करके रखते हैं, एकदम साफ और स्वच्छ बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो जगह साफ नहीं रहेगी तो वहां पे जो भी राशन आपने साल भर के लिए अपने घर में रखा है वो सारा खराब हो जाएगा। तो इसी तरीके से निर्मित माल जो उपभोक्ता को अभी तक बेचा नहीं गया, जब तक वो उपभोक्ता को बेच नहीं दिया जाता तब तक उसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और उनको सुरक्षित कहाँ रखा जाता है? बड़े बड़े भंडार गृहों में। तो इसीलिए भंडार गृह अत्यंत उपयोगी होते हैं। भंडार गृह अलग अलग तरीके के होते हैं, उनमें अलग अलग सुविधाएं होती हैं। कैसे? जैसे अगर कोई भंडार गृह ऐसी वस्तु से संबंधित है जहां पर वस्तु को ठंडक में रखना बहुत जरूरी है, यानी अगर उसको गर्म वातावरण में हम रख देंगे तो वो चीजें खराब हो जाएंगी, तो ऐसे में हम बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं। कोल्ड स्टोरेज, ठंडे भंडार गृह, जहां जिनका उपयोग अभी किसके लिए किया जाता है? सब्जियों, दवाइयों, इन सबको स्टोर करने के लिए। आजकल हम नहीं देखते हैं साल भर कोई सब्जी हमें पूरे साल मिल रही होती है। मटर का सीजन सर्दियों का होता है लेकिन हम गर्मियों में भी मटर खा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं ताकि गर्मियों में भी हम उनका क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। तो भंडार गृह में माल क्या क्या चीजें आती हैं? भंडार गृह में माल रेल, ट्रक एवं बैलगाड़ियों से आता है। वस्तुओं को भंडार गृह में संग्रहित करने के लिए लोग या तो उसको स्वयं ढोते हैं अथवा फर्श पर उन्हीं के ढेर को रख दिए जाते हैं। यही होता है स्टोर। रेल, ट्रक या बैलगाड़ियों से माल आया और उसको हम कहाँ रख देते हैं? गोडाउन्स में ले जाकर, भंडार गृहों में ले जाकर। या तो कोई आदमी अपने कंधे पे उन सामान को उठा करके वहां पर ढोकर लेकर जाता है या वहां पर ढेर करके उनको रख दिया जाता है। भारत में भंडार गृह का उपयोग कौन कौन करता है? विनिर्माता यानी कि मैन्युफैक्चरर, आयातक, इंपोर्टर, निर्यातक यानी एक्सपोर्टर, थोक विक्रेता यानी कि होलसेल सेलर, ट्रांसपोर्ट एवं कस्टम विभाग, ये सब भंडार गृहों का उपयोग करते हैं जिनके द्वारा वस्तुओं का संग्रह किया जाना है। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो जो भी व्यक्ति किसी वस्तु का
या किसी माल का या किसी संपत्ति का संग्रह करना चाहता है तो वो किनका उपयोग करता है? भंडार गृहों का। कौन कौन हो सकते हैं ये विनिर्माता हो सकते हैं, यानी कि जो किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं। आयातक हो सकते हैं, जो विदेशों से माल को मंगवा रहे हैं। निर्यातक हो सकते हैं, जो विदेशों में माल को निर्यात कर रहे हैं। थोक विक्रेता हो सकते हैं, या ट्रांसपोर्ट कंपनियां हो सकती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है मैम भंडार गृह कैसे हो सकते हैं? भंडार गृह दो तरीके के होते हैं, यानी दो तरीके का मतलब हम भंडार वस्तुओं का भंडारण कैसे कर सकते हैं। पहला, हम भंडार गृह के ओनर हो सकते हैं। हमने हमारा खुद का भंडार गृह बना रखा है, हमारी ही जो फैक्ट्री है उसके अंदर एक कमरे को हमने भंडार गृह बना रखा है। और दूसरा, हम भंडार गृहों को किराए पर भी ले सकते हैं, रेंटेड, कि आपके पास इतना जगह नहीं है कि आप वस्तुओं को संग्रहित करके रखें, तो आप बड़े बड़े भंडार गृहों को किराए पर भी ले सकते हैं। तो समझ में आया भंडार गृहों के उपयोगकर्ता कौन कौन है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भंडार गृहों का उपयोग करने वाले किन्हीं दो व्यक्तियों के नाम लिखो, तो विनिर्माता या आयातक और निर्यातक, थोक विक्रेता, ट्रांसपोर्ट कंपनियां और कस्टम विभाग। भंडारण के प्रकार, भंडारण कितने प्रकार का हो सकता है? तो निजी भंडार गृह, सार्वजनिक भंडार गृह, बंधक माल गोदाम, सरकारी भंडार गृह और सहकारी भंडार गृह। कई बार बच्चे इन दो भंडार गृहों को एक ही समझ लेते हैं, सरकारी और सहकारी। सरकारी का मतलब जिसका संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है, और सहकारी मतलब व्यक्तियों का वो समूह जो कम दर पर भंडारण की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं अपने सदस्यों को, तो वो कहलाते हैं सहकारी, कोऑपरेटिव। तो अगर हम इनके नामों को ढंग से पढ़ते हैं, अगर हम इनके नामों का अध्ययन अच्छे से करते हैं, तो हम इनके परिभाषाओं को कुछ हद तक समझ सकते हैं। निजी भंडार गृह यानी कि व्यक्तिगत भंडार गृह, जिनका स्वामी कौन होगा? एक व्यक्ति, जो उसके पर्सनल यूज के लिए, उसके व्यक्ति विशेष या उसके व्यावसायिक विशेष के लिए भंडार गृह की उपयोगिता या उपयोग कर रहा है। सार्वजनिक भंडार गृह, जहां पर कई व्यक्ति आकर अपना सामान रख सकते हैं। बंधक माल गोदाम, जहां पर किसी माल को बंधक के रूप में रखा जाएगा। सरकारी यानी ऐसे भंडार गृह जिनका संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है? सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और सहकारी भंडार गृह। अगर हम इन सबको विस्तृत में पढ़ें तो सबसे पहला है आपके सामने निजी भंडार गृह, प्राइवेट गोडाउन। कैसे गोडाउन है ये? प्राइवेट गोडाउन। निजी भंडार गृह वे भंडार गृह होते हैं जिनका परिचालन कोई व्यवसायी अपने माल के भंडारण के लिए करता है। किसके माल के लिए कर रहा है? अपने माल के भंडारण के लिए करता है। यह उसके अपने हो सकते हैं अथवा पट्टे पर लिए हो सकते हैं। इसमें प्रमुख है श्रृंखलाबद्ध दुकानें, बहु ब्रांड कंपनियां या बहु उत्पाद कंपनियां। मैंने अभी आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था, भंडार गृह को समझाया था, तो मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे, एक तो ओन और एक रेंटेड। ओनर का मतलब जिस पर हमारा खुद का स्वामित्व है, जिसके ओनर या स्वामी कौन है? हम स्वयं हैं। तो निजी भंडार गृह वे भंडार गृह होते हैं जिनका स्वामी कौन होता है? व्यवसाय का स्वामी, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्यवसायी अपने माल का भंडारण करने के लिए, खुद के माल का स्टोरेज करने के लिए करता है। इसका मतलब आपके पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आपके पास इतना स्पेस है कि आपने एक गोडाउन अपने लिए रख रखा है, यानी कि एक कमरा है जिसके अंदर आप ही के द्वारा जो माल निर्मित किया जा रहा है या जो कच्चा माल आप खरीद रहे हैं उसको संग्रहित करके रखा जाएगा, जिस पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यानी नियम एंड कायदे किसके होंगे? आपके खुद के होंगे।
जिसके स्वामी कौन होगा, वही व्यक्ति होगा। तो ऐसे भंडार गृहों को हम निजी भंडार गृह कहते हैं। निजी भंडार गृह सामान्यतः किनके पास होते हैं, श्रृंखलाबद्ध दुकानें, जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहु ब्रांड कंपनियां, जितनी भी ब्रांडेड शोरूम्स होते हैं, या जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, उन सबके अपने खुद के भंडार गृह उपलब्ध होते हैं। क्योंकि ये बड़ी संख्या में वस्तुओं का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें बड़े बड़े भंडार गृहों की आवश्यकता होती है। तो ये अपने स्वयं के भंडार गृह बनाते हैं। छोटा सा उदाहरण, जब क्लास स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था अपनी मम्मी और दादी का, कि अपनी मम्मी और दादी अपने ही घर के एक कमरे में सारा घर का जो राशन है साल भर का, वो गोडाउन में या अपने उस स्टोर रूम में स्टोर करके रखती हैं। उस स्टोर रूम पे ओनरशिप किसकी है, आपकी। उसमें सारे सामान क्या रखना है, कैसे रखना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, मम्मी। उसका किसी को किराया थोड़ी देना होगा मम्मी को, नहीं ना। तो वो गोडाउन या वो स्टोर रूम कैसा कहलाएगा, प्राइवेट गोडाउन, निजी भंडार गृह, जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का क्या होता है, अधिकार होता है। सार्वजनिक भंडार गृह ये बिल्कुल किसके विपरीत होते हैं, निजी भंडार गृहों के। निजी भंडार गृह का कोई विनिर्माता, व्यापारी या कोई व्यक्ति संग्रहण की आवश्यकता में फीस देकर अपने माल के संग्रहण कर सकता है। ऐसे भंडार गृहों के प्रचालन के लिए, नियमन के लिए सरकार निजी व्यवसायियों को लाइसेंस देती है। सार्वजनिक भंडार गृह जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है। सरकार द्वारा बड़े बड़े ऐसे भंडार गृह बनाए गए हैं जो वस्तुओं का भंडारण करने की क्या प्रदान करते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं। एक सार्वजनिक स्टोर रूम है ए लिमिटेड का एक गोडाउन है। अब कोई एक्स चाहे तो वो अपनी वस्तु को भी यहाँ पे रख सकता है, वाई चाहे तो वाई भी कर रख सकता है, और जेड चाहे तो जेड भी अपनी वस्तुओं को यहाँ पर आकर के रख सकता है। तो कोई भी विनिर्माता, व्यापारी या कोई अन्य व्यक्ति संग्रहण की आवश्यकता के लिए फीस दे करके माल को संग्रहण करने की इस सुविधा का उपयोग कर सकता है। ऐसे में एक्स भी रेंट देगा। कितना रेंट दे रहा है, मान लो 5,000 रुपए की फीस है, तो जो कोई भी चाहे वो इस 5,000 रुपए की फीस दे करके इस स्टोरेज के यूज कर सकता है। तो निजी में क्या था, ना तो किसी तरीके की फीस की भुगतान करनी थी, व्यापार का जो स्वामी होता था वही भंडार गृह का स्वामी होता था, और उन्हीं के द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा था। सार्वजनिक, जहां कोई भी व्यक्ति, विनिर्माता या अन्य व्यक्ति सार्वजनिक भंडार गृहों का उपयोग कर सकते हैं। इस पर किसके रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, सरकार के। और यहाँ पर सिर्फ वही व्यक्ति जा सकते हैं जिसे सरकार द्वारा इसका संचालन करने का लाइसेंस दिया गया है। यानी अगर आप सार्वजनिक भंडारण के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो आपको सरकार से क्या प्राप्त करना होगा, इसके लिए एक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। बंधक माल गोदाम। बंधक माल गोदाम का नाम, बंधक माल गोदाम का अर्थ इसी के नाम पर लिखा हुआ है, यानी कि इसके नाम से ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि बंधक माल गोदाम वे माल गोदाम होते हैं जिन्हें सरकार से बिना आयात कर दिए आयातित माल को रखने के लिए लाइसेंस दिया गया है। जब भी हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि माल को या तो हम विदेशों में विक्रय कर रहे हैं या विदेशों से कोई माल को मंगवा रहे हैं, तो ऐसे मालों को जब तक सरकार के द्वारा अनुमति प्रदान नहीं कर दी जाती, जब तक आप कस्टम ड्यूटी का पेमेंट नहीं कर देते, तब तक ये उन सरकारी गोडाउनों में रखे रहते हैं। इसीलिए इन गोडाउनों को क्या कहा जाता है, बंधक माल गोदाम। बंधक माल गोदाम में माल को वे माल गोदाम है जहां सरकार से बिना आयात कर दिए आयातित माल को रखने के लिए लाइसेंस मिला हुआ है।
यानी बंधक माल गोदाम का संचालन करने के लिए आपको सरकार से क्या प्राप्त करना है? लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इन भंडार गृहों में ब्रांडिंग, पैकेजिंग, श्रेणीकरण एवं मिश्रण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आयातक अपने ग्राहकों को लाकर वस्तुओं का निरीक्षण भी करवा सकते हैं। यानी यहाँ पर जो विदेशों से माल मंगवाया जाता है उनकी ब्रांडिंग, यानी उनको ब्रांड अलॉट किए जाते हैं, उनकी पैकेजिंग किस तरीके से की जाएगी ये कार्य किया जाता है, उनके मिश्रण की, यानी कि उनके अलग अलग साइज में अलग अलग प्रोडक्ट के साथ उनको मिक्स करना, ये सब कार्य यहाँ किया जाएगा। आयातक अपने ग्राहक को लाकर वस्तुओं का निरीक्षण भी करवा सकते हैं। यानी जिस वस्तु ने, आयातक कौन होता है? जिसने विदेशों से किसी माल को क्रय किया है, वो ग्राहकों को अपनी इन वस्तुओं का निरीक्षण भी करवा सकते हैं। सरकारी भंडार गृह, सरकारी यानी जिसका स्वामित्व किसके पास है? सरकार के पास है। जिसका नियंत्रण कौन करेगा? सरकार करेगी। तो सार्वजनिक और सरकारी में अंतर पता चला। सार्वजनिक में स्वामित्व सरकार के पास नहीं था, सार्वजनिक के लिए सरकार लाइसेंस दे रही थी। किसको? किसी भी व्यक्ति विशेष को। जबकि सरकारी भंडार गृह का स्वामित्व एवं नियंत्रण कौन करता है? सरकार स्वयं करती है। तो ये माल गोदाम पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में होते हैं। सरकार इनका प्रबंध सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से करती है, जैसे भारतीय खाद्य निगम, राज्य निगम या केंद्रीय भंडारण। तो बेसिकली ऐसे भंडार गृह जिनका स्वामित्व एवं नियंत्रण पूर्णतः किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में। इनका जो संचालन है वो कौन करेंगे? सार्वजनिक उपक्रम करेंगे। तो ऐसे भंडार गृहों को क्या कहा जाएगा? सरकारी भंडार गृह कहा जाएगा। भारतीय खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम और केंद्रीय भंडारण इसके मुख्य उदाहरण हैं। सरकारी के बाद में जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है निकल के, वो आता है सहकारी। बहुत सिमिलर वर्ड है सरकारी और सहकारी। कई बार बच्चे दोनों को मिक्स कर देते हैं। सरकारी का मतलब जिसका स्वामित्व सरकार के पास है, और सहकारी का मतलब जिसका स्वामित्व किसके पास है? सहकारी संस्थाओं के पास में। सहकारी समितियां जिसका क्या कर रही हैं? संचालन कर रही हैं। हमने सहकारी समितियों के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सहकारी समितियां वे समितियां होती हैं जो समाज को सहयोग प्रदान करने से अपने कार्यों का संचालन कर रही हैं। बहुत सारी सहकारी समितियां हमने पढ़ी थी। उपभोक्ता सहकारी समिति, कृषि सहकारी समिति, विपणन सहकारी समिति, ऋण सहकारी समितियां, आवास सहकारी समितियां। तो उसमें से कुछ ऐसी विपणन की सहकारी समितियां होती हैं या कृषि सहकारी समितियां होती हैं जो किसको? अपने सदस्यों के लिए निजी भंडार गृह को स्थापित करती हैं। तो ये अंतर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सहकारी और सरकारी में क्या अंतर है। फिर से समझाती हूँ। सहकारी का मतलब जिसका स्वामित्व किसके पास में है? सरकार के पास में। जिसकी सर्वे सर्वा कौन है? सरकार है। जिस पर प्रबंध कौन करेगा? सरकार। जिस पर नियम और कानून कौन बनाएगा? सरकार। तो ऐसे भंडार गृह सरकारी भंडार गृह। सहकारी का मतलब जिस पर स्वामित्व किसका है? सहकारी समितियों का। कई बार बच्चे दोनों को एक ही मान लेते हैं कि मैम सहकारी और सरकारी तो एक ही होते हैं। नहीं, सरकारी और सहकारी दोनों भंडार गृहों में बहुत अंतर है।
तो सहकारी भंडार गृह कौन कौन रखते हैं? सहकारी भंडार गृह सहकारी विपणन की समितियां, सहकारी कृषि समितियां अपने सदस्यों को निजी भंडार गृह स्थापित करके देते हैं, यानी कि वो खुद किसी स्थान को ऐसा भंडार गृह के रूप में स्वीकार करते हैं, भंडार गृह के रूप में संचालित करते हैं और उसकी सुविधा किसको देते हैं? अपने सदस्यों को। इससे पहले वाले चैप्टर में जब हमने कृषि सहकारी समितियां या विपणन सहकारी समितियां पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कृषि सहकारी समितियां कौन सी होती हैं? कृषि सहकारी समितियां वे समितियां होती हैं जो अपने सदस्य किसानों के लिए कार्य करती हैं, उनको कृषि की सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो इसी प्रकार से ये कृषि सहकारी समितियां जो उनके सदस्य किसान हैं उनको किसकी सुविधा प्रदान करती हैं? भंडारण की सुविधा प्रदान करती हैं। इसी तरीके से विपणन सहकारी समितियां छोटे विपणनकर्ताओं को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए, अपने माल का विक्रय करने से संबंधित कार्य के लिए सहायता प्रदान कर रही थी। तो उसी में एक सुविधा वो भंडारण की भी प्रदान करते हैं। तो हमने 5 प्रकार के भंडार गृह पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा था निजी भंडार गृह, जिसका स्वामित्व और सर्वेसर्वा कौन था? एक व्यक्ति विशेष। दूसरा सार्वजनिक भंडार गृह, जिसके अंदर सर्वेसर्वा कौन था? जिसके अंदर सरकार से लाइसेंस प्रदान कृत व्यक्ति, यानी जिसको सरकार से लाइसेंस प्रदान है, वो भंडार गृह का संचालन कर सकता था। बंधक माल गोदाम, उसके पश्चात सहकारी और सरकारी भंडार गृह। सहकारी और सरकारी भंडार गृहों के पश्चात अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मैम भंडार गृह के क्या कार्य होते हैं, या भंडार गृह हमारे लिए कौन कौन से कार्यों का संचालन कर रहा है? तो भंडार गृह का सबसे पहला कार्य होता है संचयन या स्टोरेज। वो हमारे लिए वस्तुओं का संग्रह करता है। एक और बात आपको जब यहाँ रखनी, कई बार व्यक्ति या बच्चे क्या गलती करते हैं कि मैम भंडार गृह हमारे लिए वस्तुओं और सेवाओं का संचयन करता है। सेवाओं का कभी भी संचयन नहीं किया जा सकता है। तो आप कभी भी अपनी परिभाषा में ये शब्द का उपयोग नहीं करेंगे कि मैम सेवाओं का संचयन होता है। ये क्या करता है? ये हमारे लिए माल और वस्तुओं का संचय करता है। तो भंडार गृह के पास विभिन्न उत्पादकों से माल एवं वस्तुएं आती हैं जिनका वे संचय करते हैं तथा वहां से उन्हें सभी सीधे निश्चित ग्राहकों तक एक साथ भेज सकते हैं। एक मैन्युफैक्चरर है जिसका गोडाउन है, वो इस गोडाउन में अपने पूरे निर्मित माल यानी कि फिनिश गुड्स को रखता है। यहाँ से वो किसी भी ग्राहक को सीधे माल को भेज सकता है, चाहे वो ग्राहक अब जोधपुर में रहता हो, जयपुर में या दिल्ली में। तो सबसे पहली जो इसका कार्य है वो क्या है? भंडार गृह में भंडारण करने का, यानी कि संचयन करने का। ये अपने ग्राहकों यानी कि उत्पादकों की माल एवं वस्तुओं का संचय करता है और उन्हें सीधे कहां पर भेजता है? ग्राहकों के पास भेजता है। जब वो संचयन करता है तब वो माल एवं सेवा को सुरक्षित रखने की भी गारंटी देता है, क्योंकि सिर्फ संचयन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर हम संचय करके रखेंगे पर ये नहीं देखेंगे कि वो सुरक्षित है या नहीं, तो हम उसको ग्राहकों तक नहीं भेज पाएंगे। भंडार गृहों के पास उत्पादकों से माल एवं वस्तुएं आती हैं जिनका वे संचय करते हैं और उन्हें सभी ग्राहकों के पास सीधा एक साथ भेज देते हैं, जैसा कि मैंने अभी हाल आपको बताया। अब देखो हम इसको एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। संयंत्र का खा गा यानी कि आपके पास 3 प्लांट हैं। इन तीनों ने अपने माल को यहाँ पे संचय करके रखा। अब इसको ये किसी को भी भेज सकते हैं। तो फर्स्ट जो इनका कार्य है वो किसका कार्य है? संचयन का। भारी मात्रा का विघटन। भारी
भारी मात्रा का विघटन का मतलब भंडार गृह बहुत बड़े होते हैं, इनके अंदर अत्यधिक मात्रा में यानी कि भारी मात्रा में माल एवं वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, परंतु इसके बाद ये अपने ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार माल का क्या करते हैं, विघटन करते हैं, यानी जिसको जितनी आवश्यकता होती है उसको उतना माल उपलब्ध करवा दिया जाता है। उत्पादन संयंत्रों से भारी मात्रा में माल प्राप्त होता है, भंडार गृह में इनकी छोटी मात्राओं में विघटन कर दिया जाता है। इस प्रकार से छोटी मात्रा में वस्तुओं को ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार उनको भेज दिया जाता है। यानी पहले संयंत्र से सारा माल एक साथ भंडार गृहों में यानी गोडाउन में आता है, फिर जिस ग्राहक की जितनी आवश्यकता होती है उसको उसके अनुसार वो माल भेज दिया या उपलब्ध करवा दिया जाता है। संग्रहित स्टॉक, माल का संग्रहण करना। कुछ चुनिंदा व्यवसाय मौसम के अनुसार माल प्राप्त करते हैं, जिनका संग्रहण भंडार गृहों में भंडार करके किया जाता है। जिन वस्तुओं और कच्चे माल की बिक्री अथवा विनिर्माण के लिए तुरंत आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें भंडार गृहों में संग्रहित करके रखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वस्तुओं के निर्माण और विक्रय में अत्यधिक विलंब होता है। हम निर्माण एक समय में करते हैं और विक्रय दूसरे समय में करते हैं। ऐसी स्थिति में उस माल का संग्रह हम कहाँ करके रखते हैं, गोडाउन के अंदर, यानी कि बड़े बड़े भंडार गृहों में। कई बार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी विशेषता होती है कि वो जितनी पुरानी होंगी, यानी जितना हम उनका संग्रहण करके रखेंगे वो उतनी अधिक मूल्यवान बिकेंगी। फिर ये क्वेश्चन आता है, मैम ऐसे कौन से उत्पाद या सेवाएं या वस्तुएं हैं जिनका हम संग्रहण करेंगे तो वो अधिक बिकेगी? संग्रहण करने से तो वस्तु खराब हो सकती है। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका चावल। चावल एक ऐसी वस्तु है जो जितनी पुरानी होती है वो उतनी महंगी बिकती है। इसीलिए जो चावल के उत्पादक हैं वो उन वस्तुओं को यानी उस चावल को संग्रह करके रखते हैं बड़े बड़े भंडार गृहों में, ताकि उनको अधिक मूल्य पर बेचा जा सके। तो भंडार गृह हमारे लिए एक कार्य किसका करते हैं? स्टॉक का संग्रह करने का, माल का संग्रहण करने का। इसके अतिरिक्त ये हमारे लिए कुछ अन्य कार्य भी कर रहे हैं। कुछ अन्य कार्य वो कौन से करते हैं? मूल्यवर्धन सेवाएं, मूल्य में स्थिरता लाना और वित्तीयन। मूल्यवर्धन सेवाओं का मतलब तब तक अपने पास माल को रखना जब तक उसके मूल्य में वृद्धि नहीं हो जाती, तब तक वो माल को अपने पास संग्रहित करके रखते हैं। मूल्य में स्थिरता लाने का प्रयास करते हैं, बाजार में मांग एवं पूर्ति में संतुलित स्थापित करने में सहायता होती है। यदि वस्तु को अत्यधिक बाजार में उपलब्ध करवा दिया जाएगा तो वस्तु के मूल्य में गिरावट आ जाती है। इसीलिए ये संग्रहणकर्ता, ये संग्रहण गृह या भंडारण गृह वस्तुओं एवं माल को अपने पास संग्रहित करके रखते हैं तथा बाजार में मांग के अनुसार माल को उपलब्ध करवाते हैं, ताकि मूल्यों में अत्यधिक परिवर्तन नहीं आए। और वित्तीयन की सेवाएं, तो आज हमने भंडार गृहों के बारे में पढ़ा कि भंडार गृह क्या होते हैं। तो अगर एक क्विक रिवीजन हम करें तो भंडार गृह वे स्थान होते हैं जहां माल एवं वस्तुओं को संग्रहित करके रखा जाता है। माल एवं वस्तुओं को संग्रहित करने या भंडारण की सुविधा का उपयोग कौन कौन करता है? तो भंडारण की सुविधा का उपयोग विनिर्माता, आयातक, निर्यातक, ट्रांसपोर्ट कंपनियां या कस्टम विभाग के द्वारा किया जाता है। भंडार गृह के प्रकार हमने पढ़े। भंडार गृह कितने प्रकार के होते हैं? भंडार गृह 5 प्रकार के होते हैं: निजी, सार्वजनिक,
माल बंधक गोदाम, सहकारी और सरकारी। इसके पश्चात हमने इसके कार्यों को पढ़ा कि किस प्रकार के कार्यों को करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्यों का संचालन करते हैं। सबसे पहला कार्य संचयन का, कि ये माल और वस्तुओं को संचित करने का कार्य करते हैं। दूसरा कार्य मूल्यवर्धन सेवाएं, मूल्यों में स्थिरता और वित्तीय। भंडारण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं कि भंडारण क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए, या भंडारण के विभिन्न प्रकारों को बताइए। या कई बार आपसे पूछा जाता है सहकारी और सरकारी भंडारण गृह में अंतर लिखिए, या भंडार गृह के कौन कौन से कार्य हैं उनको समझाइए। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जल्द से जल्द दूर करूंगी। और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है, व्यावसायिक सेवाएं। व्यावसायिक सेवाओं में हमने 5 सेवाएं पढ़ी, बैंकिंग, जीवन बीमा, ई बैंकिंग, भंडारण, परिवहन और संप्रेषण। इन सभी को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। कोई भी वीडियो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं उनको डेफिनेटली उन प्रॉब्लम्स को क्या करूंगी, सॉल्व करूंगी। तब तक आप इसी तरीके से मन लगाकर पढ़िए और मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगी और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।